भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह वो स्थल है जो मानवता, एकता, अखंडता, विभिन्नता एवं बंधुत्व का प्रचार हमेशा करता आया है। और शायद यही कारण है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बोल लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम तो बोलते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कभी नहीं बोलते। और इसका पूरा क्रेडिट हम भारतवासियों को भी जाता है। किंतु कुछ महान हस्तियां जिन्होंने अपना जीवन एवं मरण इस भारत देश पर समर्पित कर दिया है, उन्हें हम खास तौर पर याद करते हैं। उन्हीं में से एक जिन्होंने तलवारों से नहीं बल्कि अपने कलम से भारत में राज्य कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद उड़ा दी, और उन्होंने ही हमारे देश के एकता के लिए हमें नेशनल एंथम दिया। वो कोई और नहीं, भारतीय इतिहास के महाकवियों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें हम गुरुदेव, कवि गुरु या बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविंद्र जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा है, हम लोग उन्हें व्याख्या भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रीफ में उनके कामों को चर्चा करेंगे, तो उनमें बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो उन्होंने लमसम सभी सेक्शंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अगर बात लिटरेचर की हो तो उन्होंने इंडियन का नेशनल एंथम जन गण मन और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। इसके अलावा वो पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाया। इसके अलावा वो हमेशा से नैरो माइंड नेशनलिज्म के खिलाफ रहे। उनका मानना था कि नेशनलिज्म का मतलब होता है चीज़ों को ठीक से समझना और स्ट्रेटेजिकली काम करना। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल व्यूज की, तो उन्होंने उसमें पूरा हिस्सा लिया, साथ ही साथ एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट भी रहा। अर्ली एसोसिएशन जो नेशनलिज्म के साथ थे, उन्होंने उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर बात हम स्वदेशी मूवमेंट की सपोर्ट की करें, तो उन्होंने उनमें हिस्सा लिया ही, इसके साथ साथ उन्होंने अपने पोएम से, अपने पैट्रियोटिक सॉन्ग से बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया और बहुत लोगों को लड़ने के लिए तैयार भी किया। उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को हमेशा से क्रिटिक्स किया। उनका मानना था कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने जालियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट में अपने नाइटहुड को गिव अप कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी बात उन्होंने की। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात कि गांधी जी के थॉट्स से डिफरेंट होते हुए भी उन्होंने गांधी जी के हर एक सिस्टम को या गांधी जी के हर एक पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़ उस समय के बेनिफिशियल पॉलिसीज़ थे, उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने और लोगों को भी मोटिवेट किया, जिससे कि वो लोग इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका एजुकेशनल रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूशन है। उनका एजुकेशनल विजन बहुत ही ज़बरदस्त था। उनका मानना था कि लर्निंग जो होने चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट में होने चाहिए, इसमें फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए और इसमें एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के लिए जगह होनी चाहिए। इस रेफरेंस को देखते हुए उन्होंने 1901 में शांति निकेतन का फाउंडेशन किया और उसके बाद में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को इवॉल्व किया। इसके अलावा उन्होंने कॉलोनियल एजुकेशन की भरपूर मात्रा में क्रिटिक्स की।
उन्होंने सिर्फ भारत में ही अपनी सोच को सीमित नहीं रखा, उन्होंने ग्लोबल आउटरीच भी किया। अलग अलग देश गए, यूरोप, जापान, चाइना, यूएसए, वहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लासेस से मिले, वहाँ के अप्रोच को समझा, ईस्टर्न फिलॉसफी को देखा, स्पिरिचुअल वैल्यूज को देखा, जिससे कि वो अपनी सोच को वैल्यूएबल बना सके और यहाँ से मिले हुए नॉलेज को वो अपने जगह अपने भारत देश में यूज कर सके, जिससे कि हमारा देश आगे आज़ादी के लिए जा सके। इनका कंट्रीब्यूशन एज ए इंडियन यूथ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन को जानेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें स्पेशली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप कृपया करके इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इसके साथ ही साथ जिन्होंने इस वीडियो को देखा है या समझा है, उनके लिए एक और भी प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि एक इस पूरे लेक्चर का नोट्स हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें पूरे कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं। रविंद्रनाथ के बारे में जितने भी कंप्लीट नोट आज हम लोगों ने डिस्कस किए वहाँ दिए गए हैं, विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट कम्स इन यूपीएससी। तो इस आशा के साथ कि आपने इस वीडियो का पूरा फायदा उठाया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।